हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTK साई। आई एम मानसी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम हमारी पोएम पढ़ेंगे ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, जो कि विलियम शेक्सपियर जी ने लिखी है और ये क्लास 10th की इंग्लिश कुमार भारती की बुक से ली गई है। ये पोएम बहुत सारी और बुक्स में भी है और बहुत सारे और बोर्ड्स में भी है, सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं है। और ही बोर्ड और बहुत सारे जो बोर्ड हैं, जो अलग अलग स्टेट के जो इंग्लिश की बुक्स हैं, उनमें भी ये पोएम जो है बहुत सारी जगह ये पोएम है। तो जो ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, ये जो पोएम है ये शेक्सपियर जी ने लिखी थी और इसमें जो 7 स्टेजेस है लाइफ की, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये पोएट है इसके विलियम शेक्सपियर, इसके बारे में दिया गया, इनका जो इंट्रो है वो दिया गया एक छोटा सा, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद हम हमारी पोएम को पढ़ना शुरू करेंगे। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्लेरिट एंड actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist। जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एक अंग्रेज़ी कवि, इंग्लिश पोएट मतलब अंग्रेज़ी कवि, प्लेरिट मतलब नाटककार जो नाटक लिखते थे, एंड एक्टर और अभिनेता थे। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, जिन्हें व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा का सबसे महान लेखक और दुनिया का प्रमुख नाटककार माना जाता है। और ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट मतलब पोएट हैं, जो मुझे जिनकी बुक्स और जिनके प्लेज ये सब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवोन। उन्हें क्या है, अक्सर इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि और बॉर्ड ऑफ एवोन कहा जाता है। दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। ये कविता जो है उनके मशहूर प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है। एज यू लाइक इट क्या है, एक कॉमेडी है। हियर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू ए स्टेज। यहाँ पर वो वर्ल्ड को, संसार को, दुनिया को एक स्टेज से कंपेयर करते हैं। वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इनेक्टेड। यहाँ पर जो है मानव जीवन का नाटक किया जाता है। मतलब ये जो पूरी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, जीवित हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बचपन से बूढ़े होते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया क्या है, ये एक स्टेज है। तो चलिए, ये इनका इंट्रो हो गया है। ये पोएम कहाँ से ली गई है ये भी आपको पता चल गया है कि ये उनकी फेमस प्ले, जो कॉमेडी प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें से ली गई है। नाउ हम ये पोएम में क्या है ये देखते हैं। ये जो पोएम है इसमें जो 7 स्टेजेस हैं हमारे जीवन की, उसके बारे में बताया गया है। वो 7 स्टेजेस कौन कौन सी हैं जिसके बारे में बताया गया है। जो सबसे पहली स्टेज है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर जब वो अपनी मृत्यु के नज़दीक पहुंचता है तब तक के 7 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। जो सबसे पहला स्टेज है वो कौन सा है, एक बच्चे का, एक शिशु का, जब वो नवजात शिशु होता है, इन्फेंट होता है, वो है। उसके बाद वाला जो स्टेज है वो है एक स्कूल बॉय का, जब वो एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है। उसके बाद एक लवर का, उसके बाद एक सोल्जर का, उसके बाद नंबर 5 पे आता है जस्टिस और जज, जब वो एक जस्टिस और जज के रूप में बनता है। उसके बाद ओल्ड मैन, और उसके बाद लास्ट में जब वो एकदम वापस फिर से बूढ़े से एक छोटा बच्चा बन जाता है, मतलब उसके जाने का, इस दुनिया को छोड़ने का समय आ जाता है, तब वाली स्टेज। तो चलिए हम हमारी पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। All the world is a stage and all the men and women merely players। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं विलियम शेक्सपियर जी, वो कह रहे हैं कि जो ये पूरा ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक रंगमंच है। स्टेज क्या होता है, जहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, प्लेज होते हैं, वो है। तो कवि किससे कर रहे हैं इस पोएम में, जो कवि शेक्सपियर हैं वो पूरे विश्व की तुलना जो है वो एक रंगमंच से, एक नाट्य मंच से उन्होंने इस पूरे विश्व की तुलना की है। और वो कह रहे हैं कि जो ऑल द मैन एंड वीमेन हैं, जो सारे हम, जो जितने भी मनुष्य, मतलब जो पुरुष हैं वो भी और जो महिलाएं हैं, वीमेन हैं वो भी, वो क्या हैं, मियरली प्लेयर्स हैं। वो सिर्फ किरदार हैं, प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं। हम सब क्या हैं, इस दुनिया के रंगमंच के जो हैं, हम सब जो हैं वो किरदार हैं, यानी कि हम यहाँ पर अपना किरदार निभाने के लिए आए हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज। उनकी अपनी एग्जिट्स हैं और एंट्रेंसेज हैं। यहाँ पर एग्जिट मतलब बाहर जाना होता है और एंट्रेंस मतलब आना। तो यहाँ पर एग्जिट और एंट्रेंस का जो कंपेयर है वो किससे किया गया है। एग्जिट मतलब जब हम दुनिया को छोड़ के जाते हैं, यानी कि मृत्यु से, और एंट्रेंस मतलब जब हम इस दुनिया में आते हैं, यानी कि जन्म से। तो किससे तुलना की गई है, जीवन से, मतलब जब जन्म होता है तब से, और मृत्यु से। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सबके अपने अपने मतलब प्रवेश, मृत्यु और जन्म को, मतलब हम जब यहाँ आते हैं तो हमारा जन्म होता है, एंट्री होती है इस दुनिया में, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारी एग्जिट होती है, यानी कि हम चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के।
एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे किरदार निभाता है। यानी कि क्या कहने का मतलब है उनका, वो कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को इस दुनिया रूपी रंगमंच में अपना अपना किरदार निभाना पड़ता है जो भी हमें ईश्वर ने दिया है। सबसे पहले ईश्वर हमें छोटा एक नवजात शिशु बनाता है, तब हमारे घर के बड़े लोग, माता पिता, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी, वो सब हमारा पालन पोषण करते हैं। उसके बाद हम छोटे बच्चे बन जाते हैं। यानी कि इस तरीके से हर एक स्टेज पे हमें इस दुनिया रूपी रंगमंच में अपने उस हर किरदार को निभाना पड़ता है जो ईश्वर ने हमें दिया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में जो 7 चरण हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, यानी कि हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे पार्ट्स का रोल प्ले करता है। यानी कि छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर सिपाही भी बनता है, जज भी बनता है, माता भी बनते हैं, पिता भी बनते हैं, भाई बहन भी बनते हैं। कभी हम माँ का रोल निभाते हैं, कभी बहन का रोल निभाते हैं, कभी कोई पिता का रोल निभाता है, कभी कोई भाई का रोल निभाता है, दोस्तों का रोल निभाते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसका जो एक्ट है, उसका जो कार्य है, मतलब जो उसका कैरेक्टर है, किरदार है, उसमें 7 एजेस है, मतलब 7 एजेस है। यहाँ पे एजेस मतलब 7 स्टेज होती है ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उनको 7 स्टेजेस में बांटा गया है। तो वो कह रहा है कि उनको जीवन के 7 चरण जो होते हैं ना, उनसे होकर गुजरना पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले वाले चरण की बात हो रही है। पहला चरण एट फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा चरण मैंने अभी आपको बताया था ना जब इंट्रो दिया था, द इन्फेंट, एक नवजात शिशु का, छोटे बच्चे का। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, जो नर्स की बाहों में क्या करता है, नर्स छोटे बच्चों को सब गोदी में लेते हैं ना, उनको चलना फिरना तो आता नहीं है, तो वो कैसे होते हैं, नर्स की आर्म्स में, मतलब नर्स की बाहों में, नर्स की गोद में म्यूलिंग एंड पकिंग करते हैं। क्या करते हैं, मतलब रोते रहते हैं, पकिंग करते रहते हैं, मतलब उल्टियाँ करते रहते हैं। मतलब छोटे बच्चों को क्या है, वो थोड़ी थोड़ी देर में रोते रहते हैं। बड़ों को उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनको गोद में उठा के उनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं और पकिंग क्या करने लगते हैं, उल्टियाँ करने लगते हैं, उल्टी करने लगते हैं। नेक्स्ट है देन द विनिंग स्कूल बॉय, मतलब जो नवजात शिशु होता है, देखिए आप समझ गए ना, नवजात शिशु कैसा होता है, वो एक असहाय छोटा बच्चा होता है, उसे गोद में उठाना होता है, उसका ध्यान रखना होता है। वही सब कार्य किसकी, कौन सी स्टेज में होते हैं, पहली स्टेज, इन्फेंट वाली एज में होते हैं। देन द विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद with his satchel and shining morning face creeping like a snail unwilling to school। अब यहाँ पर दूसरी स्टेज की बात हो रही है, यहाँ तक स्कूल तक। कह रहे हैं कि दुनिया में दूसरे चरण में वो एक बच्चे के रूप में होता है, जब वो क्या करता है, अपने कंधे पे विद हिज सैचल, सैचल मतलब स्कूल का बैग के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, स्कूल बैग। सैचल वैसे भी बैग होता है, कि वो एक ऐसा मतलब छोटा बच्चा होता है, विनिंग स्कूल बॉय होता है, जिसका बिल्कुल भी मन नहीं होता कहाँ जाने का, स्कूल जाने का। मतलब वो बिना मन के स्कूल जाता है, वो बदमिजाज बच्चा होता है ना, वो रोता रहता है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, छोटे बच्चों को वो रोते रहते हैं, नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। और जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उन्हें बहुत सारे लालच देते हैं कि आप स्कूल जाओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, आपको मैं टॉय ला के दूंगा, लाइक दैट। कितने सारे मतलब चीज़ें, गिफ्ट, लालच उन्हें देके स्कूल भेजा जाता है। और टीचर्स भी बच्चों को स्कूल में कितने प्यार से पैम्पर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्हें गेम्स खिलाते हैं ताकि बच्चा स्कूल आता रहे। तो वो कह रहा है कि बिना मन के स्कूल जाने वाला एक लड़का होता है, जो वो अपने कंधे पर स्कूल का बैग लटका के बिना मन के ज़बरदस्ती स्कूल जाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों के चेहरे पर कितनी ग्लोरी होती है, ग्लो होता है उनके चेहरे पर। वैसे क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल की तरह रेंगते हुए, मतलब बहुत धीरे। स्नेल कैसे चलता है, बहुत धीरे धीरे ऐसे रेंग के चलता है ना। कह रहा है कि क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल को हिंदी में बोलते हैं घेंगा, कि मतलब घेंगे की तरह रेंग रेंग कर वो स्कूल जा रहा है। अनविलिंगली टू स्कूल, मतलब बिना मन के ज़बरदस्ती बेचारा घेंगे की तरह रेंग रेंग के स्कूल जा रहा है। ये नहीं कि एकदम भाग के अपना बैग लेके फटाफट स्कूल जा रहा है, नो, नॉट लाइक दैट। अब आती है बारी तीसरी स्टेज की, एंड देन द लवर, और अपने जीवन के तीसरे चरण में वो क्या बन जाता है, वो एक प्रेमी बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेस विद ए वोफुल बैलाड, जो कि मतलब क्या है, देखिए जब वो प्रेमी बन जाता है तो वो एक साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टियाँ, साइंग होता है आहें भरना, मतलब प्रेम की जो अग्नि होती है वो उसे जलाती रहती है, और वो क्या करता है, आहें भरता रहता है उस प्रेम की अग्नि में। अब यहाँ भट्टी में तो वो जलेगा नहीं, फर्नेस होती है भट्टी, लेकिन यहाँ पर उसकी तुलना किससे गई है कि जो प्रेम की अग्नि है, जो प्यार की अग्नि है, वो उसे जलाती रहती है, वो उसमें आहें भरता रहता है विद ए वोफुल बैलाड। और वोफुल बैलाड मतलब
वो क्या करता है, वो दुख भरे गीत गाता रहता है। किसके लिए वो दुख भरे गीत गाता रहता है? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मतलब अपनी जो उसकी जो प्रेयसी है, मिस्ट्रेस यहाँ पर लगा है, प्रेयसी के लिए, उसकी जो बिलवेड है, उसकी जो प्रेमिका है, वो उसके लिए क्या करता रहता है? उसके लिए दुख भरे वो जो है वो गीत गाता है, कविताएं गाता रहता है अपनी प्रेमिका के लिए, दुख भरी कविताएं लिखना और गाना शुरू कर देता है। वोफुल बैलाड, बैलाड होते हैं दुख भरे गीत, तो वो क्या करता है उसके लिए दुख भरे, सैड पोएम, सैड सॉन्ग, वोफुल बैलाड मतलब दुख भरे गीत गाना शुरू कर देता है। ये किसके लिए दिखाया गया? प्रेमी के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक, आईब्रो तक। सोल्जर के बाद से आपका अगला शुरू हो जाएगा। तो तीसरी स्टेज में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में, कि अपने जीवन के तीसरे चरण में वो एक पुरुष जो है वो एक प्रेमी की तरह होता है। और एक प्रेमी में क्या क्या होता है? बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, यानी कि बहुत सारी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और सपनों से भरा एक जवान आदमी बन जाता है वो, और एक रोमांटिक आदमी बन जाता है। रोमांटिक आदमी बन जाता है मतलब प्रेमिका के लिए गीत गाने लगता है, दुख भरे गीत गाने लगता है, और जो प्रेम की जो अग्नि होती है उसमें वो जलता रहता है, प्रेम की अग्नि उसे जलाती रहती है, और वो अपनी प्रेयसी के लिए उसी अग्नि में, उसी दुख में जो है कविताएं लिखना शुरू कर देता है। और वो अपनी उदासीन भावनाओं को जो है नियंत्रित नहीं कर पाता है। ये सब किसके लक्षण है? एक प्रेमी के, जो किसमें बताए गए हैं? जीवन की तीसरी स्टेज में बताए गए हैं। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी देन ए सोल्जर से लेके आपकी फोर्थ स्टेज शुरू होती है। अब हम साथ ही साथ एक बार इसके फिगर ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं। तो देखिए जो पहली वाली लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें आपका मेटाफर यूज़ किया गया है, क्योंकि पोएट ने क्या किया है? पोएट हैज़ डायरेक्टली कंपेयर्ड, पोएट ने डायरेक्टली क्या कंपेयर किया? वर्ल्ड को एक स्टेज से, पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर किया है। तो यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया है, तो यहाँ पर मेटाफर है। नेक्स्ट है आपका ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स, कि जो सारे मैन और वीमेन है वो सिर्फ किरदार हैं। यहाँ पर आपका एलिट्रेशन यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है साउंड ऑफ ए है वो रिपीटेड है फॉर पोएटिक इफेक्ट, पोएटिक इफेक्ट के लिए रिपीटेड साउंड है। उसके बाद हमारी लाइन है एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक आदमी अपने जीवन में बहुत सारे किरदार निभाता है। यहाँ पर इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्यों है? हियर द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हैज बीन चेंज्ड, यहाँ पर जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो चेंज कर दिया गया है, और जो करेक्ट ऑर्डर है वो है एंड वन मैन प्लेस मैनी पार्ट्स इन हिज टाइम, कि एक ही आदमी जो है एक ही समय में बहुत सारे रोल प्ले करता है। ये करेक्ट ऑर्डर है। तो आपको 3 बता दिए अभी तक, मेटाफर, एलिट्रेशन और इन्वर्जन। अब उसके बाद आता है दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेटाफर है वापस, क्योंकि डेथ और लाइफ को एग्जिट और एंट्रेंस से कंपेयर किया गया है। डेथ और लाइफ को किससे? एग्जिट और एंट्रेंस से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या है? मेटाफर है। उसके बाद आता है आपका एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स। इसमें आपका क्या है? इसमें आपका ओनोमोटोपोइया है, क्योंकि जो वर्ड म्यूलिंग है वो डिनोट करता है साउंड किसका? क्राई ऑफ इन्फेंट। म्यूलिंग मतलब रोता है ना, जो म्यूलिंग वो साउंड है ना इन्फेंट के साउंड से, उसको क्या किया गया है? वो उसका हमें जो है डिनोट कर रहा है वो साउंड। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है क्रीपिंग लाइक ए स्नेक, क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, स्नेल की तरह वो क्रेप कर रहा है, रेंग रहा है। यहाँ पे सिमली है, क्योंकि कंपैरिजन किया गया है सीधे सीधे स्कूल बॉय और स्नेल के बीच में। क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन है स्नेल के बीच में और स्कूल बॉय के बीच में, तो सिमली है। ध्यान रखें जहाँ भी कंपैरिजन होगा वहाँ पर आपको सिमली बताना है। 4 हो गया आपका, अब 6 हो गए आपके। अब लास्ट हम आते हैं, देखिए साइंग लाइक ए फर्नेस, साइंग लाइक ए फर्नेस मतलब यहाँ पर भी वापस आपका सिमली है, क्योंकि कंपैरिजन किया गया है किसमें? डीप ब्रीथ और फर्नेस के बीच में। तो आपके अभी तक कितने हो गए? 7 हो गए आपके। सिमली हो गए, सिमली 2 बार यूज़ हुआ है। कहाँ कहाँ? क्रीपिंग लाइक ए स्नेल में भी और साइंग लाइक ए फर्नेस में, दोनों में आपका सिमली है। उसके ऊपर आपका एट फर्स्ट में आपका ओनोमोटोपोइया है आर्म्स तक, यानी कि मैंने आपको 6 बताए अभी तक। 6 में से आप कोई भी 2-3 लिखेंगे, जब आपको एप्रिशिएशन लिखने के लिए आएगा तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और भी हम देख लेंगे आगे बढ़ते हैं पोएम के लिए। तो हमने कौन कौन सी स्टेज देख ली है? पहली स्टेज देख ली है नवजात शिशु की, दूसरी देख ली है बच्चे की, और तीसरी भी देख ली है एक प्रेमी की। अब हम चौथी स्टेज की तरफ चलते हैं, फोर्थ स्टेज की तरफ। वो किसकी है? देन ए सोल्जर। फिर वो क्या बनता है अपने जीवन के चौथे चरण में? वो एक सिपाही बनता है, सैनिक बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिपाही सोल्जर बन गया है, बॉर्डर पे लड़ने जा रहा है, नहीं। यहाँ पे उसकी स्टेज को कंपेयर किया गया है किससे? एक सोल्जर से, कि एक सोल्जर जो होता है वो कैसा होता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल,
सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, एंड यहाँ तक देखिए कैनन्स माउथ तक आपकी 4th स्टेज है। तो ये क्या कह रहा है कि उसके बाद वो जो बन जाता है वो एक सैनिक बन जाता है। अपने जीवन के 4थे चरण में मनुष्य जो है वो एक सिपाही बन जाता है और वो बहुत सारे गंदे और अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। अपने इस 4थे चरण में उसने कई तरह के विचित्र और गंदे शब्द सीख लिए होते हैं। वो खुद को एक दाढ़ी के सहारे बहुत ज़्यादा क्या समझने लगता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करता है। वो भावनात्मक और ईर्ष्यापूर्ण है। वह अपने सम्मान और अनुग्रह के लिए दूसरों के साथ झगड़ा भी कर लेता है। वो चिड़चिड़ा बन जाता है और अस्थायी मान सम्मान के पीछे भागने लगता है। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने लाइफ की जो 7 स्टेजेस है उसकी 4th स्टेज में उन्होंने बताया है कि वो क्या करने लगता है, बड़ा ही अजीबोगरीब हो जाता है, मतलब कस्मों से भरा। देखिए दोबारा देखिए, देन ए सोल्जर, तो वो एक सोल्जर बन जाता है जो क्या करता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज, मतलब अजीबोगरीब कस्मों से भरा हुआ एक फौजी बन जाता है। एम बियर्डेड लाइक द पार्ड, यहाँ पार्ड को जो है लेपर्ड के लिए यूज़ किया गया है, चीते, मतलब वो अजीब सी चीते जैसी दाढ़ी रखने लगता है। और वो जेलस इन ऑनर, मतलब सम्मान पाने के लिए उसके अंदर जलन वाली भावना आ जाती है, मतलब किसी भी कीमत पे उसे सम्मान चाहिए होता है बस। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और मतलब तुरंत झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम तुरंत झगड़ा करने के लिए उत्सुक हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन मतलब एकदम क्षणिक कम समय वाली, मतलब थोड़ी सी उसके लिए सम्मान के लिए, मतलब वो कुछ भी, जैसे बबल देखें आपने कभी, जैसे बबल्स आप बनाते हो वो तुरंत फूट जाते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए। बबल रेपुटेशन मतलब शॉर्ट टाइम वाली जो रेपुटेशन है वो वाली रेपुटेशन, उसके लिए वो भागता रहता है, मतलब ऐसा कुछ भी करेगा जिससे उसे रेपुटेशन मिले, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही हो। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ होता है फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ, मतलब फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ, मतलब चाहे उससे उसके जीवन को भी कितना भी बड़ा खतरा आ जाए, लेकिन नहीं, फिर भी वो उस बबल रेपुटेशन के पीछे भागता रहता है। तो ये सारे जो चरण हैं 4थे चरण में बताई गई हैं कि एक सैनिक कैसा कैसा बन जाता है। आप इनकी जो एक दूसरी पोयम है 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ नाम से, सेम पोयम है, आप उसे भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब उसमें भी बताया गया है, वो CBSE में है आपकी। In fair round belly with good cap, and then the justice. In fair round belly with good cap on lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays this his part. अब वो कह रहा है, अब कौन सा चरण आ गया है, वो कह रहा है अब 5वां चरण आ गया है उसकी लाइफ में, और 5वें चरण में वो क्या बनता है, वो एक न्यायाधीश बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जज की पोस्ट मिल गई है, नहीं, जज की पोस्ट नहीं मिली है उसको, लेकिन वो जज बन जाता है अपने पर्टिकुलर जीवन में, मतलब सबको जज करने लगता है, ये ऐसा वो ऐसा ऐसा, ठीक है, मतलब वो खुद को तो बहुत ज़्यादा समझदार और एक्सपीरियंस समझने लगता है, क्योंकि अब उसका जो यौवन का जोश था, जो जवानी का जोश था, वो इस एज में आके पूरी तरह ठंडा हो जाता है, और वो क्या करता है, अपने आप को एक्सपीरियंस्ड और समझदार समझने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, उन सब ख्वाबों ख्यालों से बाहर निकल जाता है, और कैसा हो जाता है, प्रैक्टिकल बन जाता है। और प्रैक्टिकल बनने के बाद वो दूसरों को सही गलत का ज्ञान भी देने लगता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, लाइक दैट। अब इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैप ऑन लाइन, विद गुड कैप ऑन लाइन का मतलब है विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, केयरलेस ईटिंग हैबिट्स की वजह से जो गुड कैप ऑन लाइन, मतलब जो उसका जो पेट है, जो टमी है, वो बाहर निकल गया है, क्योंकि एक्सेस फैट, उसने कुछ भी गलत तरीके से खाना शुरू कर दिया है, तो क्या हो गया, उसका जो पेट है वो बाहर निकल गया है। मतलब यहाँ पर ये इस सेंस में लगा है कि जब आदमी एक एज हो जाती है, फिर वो खाली कमाने पे ध्यान देने लगता है, मैटीरियलिस्टिक हो जाता है, वो बेईमानी या निष्पक्ष साधनों से बस धन प्राप्त करना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस मेरे पास तो है जो, वो धन होना चाहिए। यानी कि उसका मेन फोकस किस चीज़ पे हो जाता है, धन कमाने पे हो जाता है, और वो धन कमाने से क्या करता है, अपने लिए साधन जुटाना शुरू कर देता है, और उसके लिए वो रिश्वत लेना शुरू कर देता है, और अपने मैटीरियलिस्टिक सुख के लिए वो बहुत कुछ जोड़ना चाहता है। अब उसे क्या होता है, अब उसे ज़्यादा भागदौड़ पसंद नहीं आती इस एज में, और इसकी तुलना में वो क्या करता है, वो बैठकर आराम करना ज़्यादा पसंद करता है, और जिस वजह से क्या होता है, उसका जो पेट है वो निकल जाता है, क्योंकि वो काम तो करता नहीं है, घूमता नहीं है, कुछ नहीं करता, इस एज में वो बैठता है, बैठ के आराम करना पसंद करता है, और सिर्फ किसी भी तरीके से पैसे कमाना चाहता है, और जिस वजह से क्या है,
उसे रिश्वत में मिले हुए वो चिकन भी खाता है और उसका जो है वो पेट निकल जाता है और अब वो असाधारण दाढ़ी रखता है। ये सारी की सारी तुलना किस चीज़ से गई है? उसके जीवन के 5वें चरण से तुलना की गई है कि भाई अब मनुष्य न्यायी हो जाता है, वो एक आदरणीय मतलब चिकन खाने वाला हो जाता है और उसकी जो आइज़ हैं वो विद आइज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और मतलब उसकी अजीब सी वो दाढ़ी रखने लगता है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टांसेज। सॉज होती हैं सेइंग्स, मतलब उसके पास बहुत सारी, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि उसके पास बहुत सारी कहावतें, बुद्धिमान कहावतें, यानी कि क्योंकि वो खुद को समझदार समझने लगता है कि नहीं मैं तो बहुत समझदार हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो सब की वजह से। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना 5वां चरण भी जीता है। कैसे जीता है? अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने लगता है, दूसरों को ज्ञान देने लगता है, मैटीरियलिस्टिक हो जाता है, चीज़ें जुगाड़ करने लगता है अपने लिए किसी भी तरीके से, कैसे भी कमा के, रिश्वत लेके, कोई भी तरीका अपना के। उसके बाद वाली स्टेज है द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। वो कह रहा है अब छठी जो एज आ जाती है वो छठी एज की तरफ बढ़ जाता है और इस एज में वो कैसा हो जाता है? बहुत पतला हो जाता है। लीन मतलब पतला, स्लीपर्ड पैंटालून उसकी जो, अब वो पतला हो जाता है। यहाँ पे कैसे बताया गया है? उसकी तुलना किससे की गई है? एक कि भाई वो घूस खा खा के एक बहुत मोटा तगड़ा आदमी बन गया है, उसकी तोन बाहर निकल गई है, पेट फैल गया है, लेकिन छठी स्टेज आते ही वो क्या कह रहा है कि अब वो वापस से पतला हो गया है और उसकी जो पेंटालून है, उसकी जो पतलून है वो अब उसके पेट पे से नीचे स्लिप करने लगी है, सरकने लगी है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और जो चश्मा है उसकी आंखों पर क्या आ गया? उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं और उस पर जो है चश्मा आ गया, यानी कि अब उसे देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है क्योंकि उसका छठा चरण जो है उसमें वो बूढ़ा हो गया है। अब उसे अपने चाल चलन, अपने उठने बैठने के अंदाज से वो काफ़ी हास्यास्पद भी बन जाता है। हिज यूथफुल होज मतलब क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, पैरों को ढकने के लिए जो क्लोज फिटिंग कवरिंग होती है ना, वो यानी कि जो टाइट पैंट्स वगैरह होते हैं वो। वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज शंक सैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। कह रहा है उसके जो यूथफुल होज हैं, जो टाइट कपड़े हैं, जो वो कभी मतलब जो अब वो जो पहनता है, जो पहले वाले कपड़े थे वो अब उसको लूज़ हो गए हैं और उसके जो क्लोज फिटिंग कवरिंग है, जो उसके टाइट कपड़े हैं वो क्या है, वो अब उसके लिए बहुत चौड़े हो गए हैं। मतलब पहले तो वो टाइट फिटिंग थे क्योंकि वो मोटा था, लेकिन अब जो उसकी युवावस्था की जो पैंट है, जो कपड़े हैं, पतलून है, वो अब उसके लिए बहुत चौड़ी हो गई है क्योंकि उसके जो पैर हैं शंक सैंक मतलब लेग्स, उसके जो पैर हैं वो शंक कर गए हैं। मतलब श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है, श्रिंक शैंक श्रंक। तो उसके जो पैर हैं वो बहुत पतले हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, यानी कि पतले हो गए हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो मर्दानी आवाज़ है, जो मजबूत मर्दानी आवाज़ थी, बड़ी मर्दानी आवाज़ थी, वो भी क्या हो गई? टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रैबल होता है यहाँ पर 3 टाइम्स वीकर देन, मतलब वो पहले से 3 टाइम्स और कमज़ोर हो गई है, मतलब बच्चों जैसी हो गई है। उसकी जो आवाज़ थी वो 3 टाइम्स ट्रेबल, मतलब अब वो पाइप और सीटी की तरह आवाज़ देने लगा है। एंड विशल्स इन हिज साउंड, मतलब ट्रेबल पाइप्स एंड विशल इज इन साउंड, अब उसकी जो आवाज़ है उसमें पाइप और सीटी की तरह आवाज़ आने लगी है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इन सारी स्टेजेस का 7 स्टेजेस का जो लास्ट सीन है वो कौन सा है? दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और जो इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम है, इवेंटफुल जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको समाप्त करने वाला इट्स सेकेंड चाइल्डिशनेस, वो क्या है? वो है दूसरा बचपना। एंड मियर ऑब्लिवियन, और मियर ऑब्लिवियन होता है द स्टेट ऑफ, यहाँ पे देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स एंड हैपनिंग्स। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेज जब अनअवेयर होता है, इंसान अनजान होता है, मतलब ना समझ होता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसके आसपास चारों तरफ क्या हो रहा है, ऐसी स्टेज आ जाती है। मतलब अंतिम चरण में आदमी एक बार फिर से एक बच्चे के रूप में बदल जाता है, वो सब कुछ भूलने लगता है। ऑब्लिवियन मतलब वो सब कुछ भूलने लगता है, उसे पता ही नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। सेंस एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सेंस मीन्स विदाउट, मतलब वो टूथलेस बन जाता है, यानी कि उसके मुंह में दांत नहीं रहते। सेंस आइज मतलब नेत्रहीन बन जाता है, मतलब दिखता नहीं है, देखिए बड़े बड़े चश्मे लगाने पड़ते हैं। सेंस टेस्ट, और वो स्वादहीन बन जाता है, मतलब उसकी जो स्वाद इंद्रियाँ होती हैं वो भी काम करना बंद कर देता है। सेंस एवरीथिंग, और इस तरह वो दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कब तैयार हो जाता है? अपनी लास्ट 7वीं स्टेज में। तो हमने छठी, 7वीं, 5वीं, 4th, 3rd, 2, 2nd सारी स्टेजेस देख ली है। जो 6th स्टेज है और वो 7 स्टेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है
दोनों स्टेजेस में यही बताया गया है, 6th स्टेज में भी, कि वो अपने जीवन के छठे चरण में जो है मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। वो बेचारा उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, उसे चश्मे पहनने पड़ते हैं और उसके पैरों में जो पतलून है वो अब उसे फिट नहीं आते हैं और उसकी पतलून काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पैर हैं वो काफ़ी पतले हो गए हैं और उसके जो पैर हैं वो काफ़ी पतले हो गए और उसकी जो आवाज़ थी, जो मजबूत आवाज़ थी जवानी वाली, वो कैसी हो जाती है? वो बहुत बारीक हो जाती है, पाइप की तरह सीटी जैसी हो जाती है। ये आपकी छठी स्टेज थी। 5वीं स्टेज भी आपको बताया कि वो अपने जीवन के 5वें चरण में जो है वो क्या बन जाता है? वो जज बन जाता है। देखिए, जस्टिस बन जाता है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत काफ़ी समझदार और एक्सपीरियंस्ड हो गया है। उसके जो यौवन का जो जोश है, जो जवानी में उसमें गुस्सा गर्मी होती है, जब वो सोल्जर वाली स्टेज में होता है, वो एकदम ठंडी हो जाती है। वो प्रैक्टिकल बन जाता है, जीवन का अच्छा बुरा सोचने लगता है। वो बेईमान या निष्पक्ष साधनों से, मतलब कैसे भी साधनों से, वो सिर्फ धन प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए कई बार वो रिश्वत लेना शुरू कर देता है और अपने मैटेरियलिस्टिक सुख के लिए वो बहुत कुछ जोड़ता है। अब उसे ज़्यादा भागदौड़ पसंद नहीं आती और इसकी तुलना में वो बैठना आराम करना पसंद करता है और बैठे बैठे खाने से क्या होता है? उसकी जो है वो तोंद निकल जाती है। वो चिकन खाना पसंद करता है, रिश्वत में भी चिकन मिलता है तो खाता है और वो एक असाधारण सी दाढ़ी रखता है अपने आप को बड़ा और समझदार दिखाने के लिए। तो ये थी आपकी 5, 6 और 7 वाली स्टेज। शुरू की 1 2 3 भी हो गई है। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच हुए हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। इस पोएम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो वर्ड मीनिंग है साथ के साथ आपको वो भी बता दिया गया है कि जो प्लेयर्स हैं वो इसके क्या हैं? किरदार हैं। पकिंग मतलब थ्रोइंग और थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना। सैचल मीन्स स्कूल बैग। वोफुल बैलाड मीन्स सैड पोएम और सॉन्ग, दुख भरे गीत कविताएं। पार्ड मीन्स पोएटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड। लेपर्ड होता है तेंदुआ, चीता, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको पार्ड बोला गया है। कैनन्स माउथ मतलब फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ, मतलब जीवन के लिए बड़े बड़े खतरों को भी वो फेस करने के लिए तैयार होता है। विद गुड कैप ऑन लाइन मीन्स विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट, मतलब लापरवाही से कुछ भी खा लिया, जैसे कि आजकल के बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, उस टाइप से वो कह रहा है कि ऐसी ख़राब चीज़ें। यहाँ पे बोला गया है कि चिकन खा के उसकी जो है वो तोंद फेंक दी है। सॉस मतलब सेइंग्स, जो उसके पास बहुत सारी कहावतें, जो मैंने आपको बताया ना कि अपने जीवन के 5वें चरण में वो बहुत अपने आप को एक्सपीरियंस समझने लगता है, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देता है। यूथफुल होज मतलब होता है जो क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग, यानी कि उसकी जो पेंटालून है, जो पतलून है वो। शैंक मतलब लेग्स, नी टू एंकल, जो घुटने से लेके एंकल तक का नीचे का जो पार्ट होता है ना, घुटने से लेके नीचे तक का, उसको शैंक बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि उसकी जो टांगे थी वो जो थी वो बहुत पतली हो गई थी, तो जो उसका जो पतलून था वो अब लूज लगने लगा था। आपकी शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई जो पोएम है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यानी कि 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है। मनुष्य के जीवन के जो 7 चरण है वो कंप्लीट हो चुकी है। पोएम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Sai को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।